हेलो गैस, आप सभी का स्वागत है हमारे चौथे वीडियो में। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं और मॉक टेस्ट को देते कैसे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपको टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए। अब टाइम इक्वली डिवाइड होगा नहीं होगा ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है ना। मान लो आपका एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से आता है और दूसरे सब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट आपको जो ज़्यादा आता है आप उसे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट कम टाइम में हो सकता है तो आप उसे कम टाइमिंग दो, है ना। बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, आप अपने हिसाब से वो सेटल कर सकते हो। बट आपको एग्जाम के पहले लगभग पता होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डेडिकेट करना है। तो इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दोगे तो फिर आपको टाइम की कमी पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम इसी हिसाब से डिसाइड होता है कि इन जनरल जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनके लिए बराबर टाइम के हिसाब से ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया या किसी टाइम क्वेश्चन को करने के लिए बहुत कम टाइम दिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी के चक्कर में कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं, जो कि है हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉक टेस्ट एनालाइज करने में कि मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से भागो मत, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है कि यार मॉक टेस्ट एनालाइज करने के पहले कि आप मॉक टेस्ट दोगे, है ना। क्योंकि अगर दोगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या लेवल है, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आता है ना। तो ये सब पता करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। रैंक वगैरह भी देते हैं कोचिंग वाले कि अच्छा ये रैंक है आपकी, इतने मार्क्स आए, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होता है कि अच्छा इस लेवल की प्रिपरेशन है, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या कितना मतलब ठीक चल रही है पढ़ाई की नहीं। तो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सोल्यूशन थोड़ा टाइम में देते हैं। तो आपके पास जो टाइम है, जब आपकी कोचिंग वाले सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, तो टाइम लगता है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। तो उसके पहले आप क्या कर सकते हो कि एक बार खुद से घर में मॉक टेस्ट दो। हालांकि उसमें उस मॉक टेस्ट में मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन करो जो आपने एग्जाम में कर लिए थे, क्योंकि वो जो कर लिए थे वो तो रिजल्ट आने के बाद आप आंसर चेक करना, उनके बाद वो सब करना। पर जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में, एक लिमिटेड टाइम होता है, तो आपको उसी में करना होता है। तो अगर वो जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे क्योंकि टाइम कम था, वो क्वेश्चन को आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आप आंसर चेक करो जो आपकी कोचिंग ने सोल्यूशन दे दिया। अब इसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, पर जब भी आपकी कोचिंग वालों ने आंसर सोल्यूशंस दे दिए कि अच्छा ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो आप उससे मैच कर लो। हालांकि एक दो क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो भी आपके कोचिंग वालों ने सोल्यूशंस दिया आप उससे मैच करो अपने सोल्यूशंस, है ना। अपना रैंक निकालो, मतलब अगर रैंक तो कोचिंग वाले खुद ही निकाल के देंगे अगर ये पॉसिबल है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स में ही पॉसिबल होता है। और जो भी है मार्क्स तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो आपका तीसरा स्टेप यही है कि आप अपने मार्क्स या रैंक कैलकुलेट करो। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर मत करने लगना, ठीक है। एक लेवल तक ठीक है आपको कंपेयर करना चाहिए, आप कंपटीशन में हैं, बट इसका मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड मत ले लेना, क्योंकि भाई मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा बहुत कम बना मेरे से, है ना, बहुत लोग मेरे से ऊपर है। क्योंकि कई बार ये सब रैंक वगैरह, जैसे मैं कोचिंग में था जब रेजोनेंस में, तो उसमें क्या होता था कि जो रैंक थी ना मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैंने तो ये भी देखा 300 में 300 भी बच्चे के आ रहे हैं। बट एक्चुअली कई बार ऐसा होता था कि वो जो बच्चे होते थे उनके पास ऑलरेडी आंसर कीज होती थी, ठीक है। तो वो जानबूझ के वही आंसर करते थे क्योंकि उनको पता होता था, और वो घर से आंसर नंबर मतलब पेपर दे देते थे। तो ऐसा भी नहीं कि सेंटर में दे रहे हैं तो कुछ हो। तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है पहले तो, ठीक है। क्योंकि समय के साथ जो है मार्क्स वगैरह, आप अगर मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में तो आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव करेंगे। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आप आंसर चेक करो जो आपकी कोचिंग ने सोल्यूशन दे दिया। अब इसमें कई बार बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, पर जब भी आपकी कोचिंग वालों ने आंसर सोल्यूशंस दे दिए कि अच्छा ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो आप उससे मैच कर लो। हालांकि एक दो क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो भी आपके कोचिंग वालों ने सोल्यूशंस दिया आप उससे मैच करो अपने सोल्यूशंस, है ना। अपना रैंक निकालो, मतलब अगर रैंक तो कोचिंग वाले खुद ही निकाल के देंगे अगर ये पॉसिबल है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन एग्जाम्स में ही पॉसिबल होता है। और जो भी है मार्क्स तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो आपका तीसरा स्टेप यही है कि आप अपने मार्क्स या रैंक कैलकुलेट करो। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर मत करने लगना, ठीक है। एक लेवल तक ठीक है आपको कंपेयर करना चाहिए, आप कंपटीशन में हैं, बट इसका मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड मत ले लेना, क्योंकि भाई मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा बहुत कम बना मेरे से, है ना, बहुत लोग मेरे से ऊपर है। क्योंकि कई बार ये सब रैंक वगैरह, जैसे मैं कोचिंग में था जब रेजोनेंस में, तो उसमें क्या होता था कि जो रैंक थी ना
मैक्सिमम मार्क्स की, तो मैंने तो ये भी देखा 300 में 300 भी बच्चे के आ रहे हैं। बट एक्चुअली कई बार ऐसा होता था कि वो जो बच्चे होते थे उनके पास ऑलरेडी आंसर कीज होती थी, ठीक है, तो वो जानबूझ के वही आंसर करते थे क्योंकि उनको पता होता था और वो घर से आंसर नंबर मतलब पेपर दे देते। तो ऐसा भी नहीं कि सेंटर में दे रहे हैं तो कुछ हो, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है पहले तो, ठीक है, क्योंकि समय के साथ जो है मार्क्स वगैरह आप अगर मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में तो आपके मार्क्स अपने आप इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ, है ना। आपने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, या आपने सिली मिस्टेक की, यानी कि आपने कैलकुलेशन एरर किया, या तो फिर आपने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया। तो ये सब आपको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप नए टॉपिक्स पढ़ सको। अब इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपकी इम्प्रूवमेंट कराएगा कि आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके मतलब जिसके कारण आपका क्वेश्चन नहीं बना, तो वो टॉपिक पढ़ो आप अच्छे से, है ना, और दोबारा क्वेश्चंस को लगाओ। और हाँ, इसमें एक चीज़ करना कि आप हर क्वेश्चन ट्राई मत करना। जैसे नीट में तो ठीक है आप हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के पीछे जा सकते हो, बट जेई में कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन इतने ज़्यादा वो होते हैं टफ कि जो मतलब आप अभी देखो उसके लिए सही नहीं लगता, है ना। 10-15% तो जेई एडवांस में ऐसे होते हैं कि आप उनको छोड़ ही दो तो ठीक है, क्योंकि वो इतना टाइम लेंगे आपका, मतलब जस्ट यू आर वेस्टिंग टाइम। मतलब अगर वो कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे तो भी आपके मन में वो ट्रिगर नहीं कर पाएगा क्वेश्चन कभी, है ना। तो उससे बेटर है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दो, 10 से 15% ऐसी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में, बट हाँ जो आपके लेवल में है, जो आपको समझ आ सकता है उतना आप कर लेना। तो अब हमारा इसमें 6th पॉइंट ये है कि एक आप खाली पेज लेना और उस खाली पेज में क्या करना कि आप ना इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखना, है ना। और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे मत लिखना कि मतलब इस मॉक टेस्ट में आ गया तो लिख दिया, नहीं। मतलब ये क्या करना कि आपको पहले मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन दिखा था, दूसरे मॉक टेस्ट में भी उसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया, तीसरे में भी आया, तब आप लिखना कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट हर मॉक टेस्ट में पूछ रहे हैं, मतलब एग्जाम में ये आता होगा, है ना। कोचिंग वाले जो मतलब ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो इंपॉर्टेंट ऐसे समझ में आ जाती हैं, है ना, कि ये बहुत बार बार क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं हो पाए थे एग्जाम में, आप उन्हें मार्क कर सकते हो आगे करने के लिए। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आएंगे और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप करें। थैंक यू गाइस।